हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज 28 दिसंबर का न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, तो देखते हैं। तो पहला आज के न्यूज़ में है आपका, प्रकृति को पर्यटन से जोड़ने के दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ यह गांव। कहने का मतलब है कि ये पर्यटन के क्षेत्र में पूरे विश्व में कौन सा गांव प्रसिद्ध है, तो अपना भारत का ही छत्तीसगढ़ में घने जंगल के बीच एक जो है आपका गांव का नाम है वो घूमडार रास घूमडार रास गांव का नाम है। और ये जो है पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया है। और यही बात करें तो इसमें कितने देश भाग लिया था, तो यानी कि पर्यटन के तौर पे पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसमें जो कार्यक्रम चलाया गया था उसमें 60 देशों में से 20 गांव का चयन हुआ है। यानी कि 60 देश और 20 गांव ये चुना गया था, यानी कि 60 देश में 20 गांव का चयन हुआ है। और उनमें से एक घुमडा रास गांव है जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक गांव है। तो अगला इसका देख लेते हैं कि दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान के विरोध भी महाभियोग पारित हुआ। तो महाभियोग तो देखिए दक्षिण कोरिया का क्या है, राजनीतिक संकट। वहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति जो था हान डक्सू, इसके विरोध सांसद में महाभियोग ला दिया है। तो ये पहले क्या था, उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, इसके स्थान पे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने की संभावना कौन है, चोइंग सांग माक हक, यानी ये जो नाम है ये व्यक्ति क्या बनेंगे वहाँ के राष्ट्रपति। तो जान सकते हैं कि इसमें क्या, दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया जो है वहाँ के राष्ट्रपति पर, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति था, उसके विरुद्ध संसद में क्या लिया, महाभियोग लाया गया है। तो भारत में महाभियोग की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पहले बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे थे। तो 1969 में भारत में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जो था वो अपने पद पर रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जाकिर हुसैन का पद पे रहते हुए ही मृत्यु हो गया था। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कौन काम किए थे, तो बेबी गिरी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किए थे। इसके अलावा देखें तो मुख्य न्यायाधीश पहले थे कौन सा, एम हिदायतुल्ला, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किए थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कौन किए थे, तो दो व्यक्ति हैं जिसको जैसे जाकिर हुसैन के स्थान पर पहला व्यक्ति जो क्या था, बेबी गिरी, और उसके स्थान पर फिर बेबी गिरी के स्थान पे कौन क्या था, तो एम हिदायतुल्ला, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किए थे। और ये मुख्य न्यायाधीश थे, यानी मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला। इसके बाद देखते हैं महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है भारत में। तो भारत में महाभियोग की चर्चा जो है आर्टिकल 61 में किया गया है कि यानी महाभियोग का प्रक्रिया क्या होगा वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग जो है आर्टिकल 56 में किया गया है। ये ध्यान में रखना है कि महाभियोग शब्द का प्रयोग किसमें, आर्टिकल 56 में, और पूरी प्रक्रिया की बात करें तो आर्टिकल 61 में किया गया है। ठीक है। तो महाभियोग प्रक्रिया में देखिए क्या क्या होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन से ये शुरू हो सकता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी में से ये सदन से शुरू किया जा सकता है। और जिस सदन से शुरू होगा उसको प्रथम सदन कहा जाता है। और जैसे ही यानी प्रथम सदन में ये जैसे ही प्रक्रिया शुरुआत होगा तो उसमें कुल जितना भी सदस्य है उसमें से 1/4 यानी 1/4 जो है सदस्य क्या करे, यानी कि जिस सदन से स्टार्ट हो उस सदन के अध्यक्ष को प्रस्तावित करे 1/4 सदस्य। उसके बाद फिर 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाएगा। जब 14 दिन के उसके बाद 14 दिन के लिए राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा कि आपके हित में क्या लाया जा रहा है, कि महाभियोग प्रक्रिया लाया जा रहा है। तो फिर जिस सदन से यह प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था उसी सदन से 2/3 बहुमत पारित करना पड़ेगा। उसे मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों सदस्य होना चाहिए।
दोनों सदस्य से मिलाकर 2/3 बहुमत पारित हो जाता है तो फिर वो दूसरे सदन में चला जाता है। जैसे ही दूसरे सदन में जाएगा तो उसको जांच करेगा, इसलिए कहा जाता है दूसरे सदन को जांच की सदन कहा जाता है। और यही दूसरे सदन को जांच की सदन करने के कारण से आप देख सकते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया को भारत में अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। कारण क्या है कि अर्धन्यायिक प्रक्रिया होने का कारण है कि जांच हो रही है, कि पहले ही उसका जांच कर लिया गया है, तो जांच होने के कारण इसको क्या कहा जाता है जांच का सदन, और इसको अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। भारत में महाभियोग राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर लगता है तो दूसरे सदन में जैसे ही वो जांच प्रक्रिया के दौरान ही क्या करता है, कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। जब 2/3 बहुमत से पारित, उसमें भी आपका देखिए कि मनोनीत के साथ साथ निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं, यानी कुल चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, दोनों मिलाकर 2/3 यदि सदस्य उसमें बहुमत पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को तत्कालिक प्रभाव से हटा हुआ मान लिया जाता है। तो ये भारत में देख लीजिए पूरा प्रक्रिया क्या है महाभियोग का। फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर देखें तो 1969 में भारत के राष्ट्रपति श्री जाकिर हुसैन के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया था। उसके बाद उसके स्थान पे कौन, बीबी गिरी बने। इनके त्याग पत्र के बाद मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर बने। ये दोनों कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर बने। तो इसमें महाभियोग की प्रक्रिया की यदि बात करें तो आर्टिकल 61 में वर्णित है संविधान में। वहीं महाभियोग शब्द की यदि बात करें तो इसका प्रयोग आर्टिकल 56 में किया गया है। और इसका प्रक्रिया क्या क्या होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा या दोनों में से किसी भी सदन से ये शुरुआत हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। और जिस दिन यह प्रक्रिया शुरू होता है, जिस सदन से प्रक्रिया शुरू होता है उसको प्रथम सदन कहा जाता है। और जब प्रक्रिया प्रारंभ होगा तो उसमें 1/4 सदस्य बहुमत से पारित करके वो अध्यक्ष को सौंप देगा। जिस सदन से प्रारंभ होगा उस सदन के अध्यक्ष को सौंप देगा, चाहे वो राज्यसभा से यदि होता है तो राज्यसभा के अध्यक्ष को, यदि लोकसभा में होगा तो लोकसभा के अध्यक्ष को वो सौंपेगा। उसके बाद फिर वो 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को दे देगा। जब 14 दिन के का ये नोटिस राष्ट्रपति को दे देगा कि आपके हित में क्या लाया जा रहा है, महाभियोग प्रक्रिया लाया जा रहा है, तो फिर कुल सदस्य, जिस सदन से ये प्रारंभ होगा उसी सदन का कुल 2/3 बहुमत पारित यदि हो जाएगा, मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों में से, यानी कि दोनों को मिलाकर, मनोनीत भी उसमें भाग लेगा यानी कि इसको महाभियोग में, और निर्वाचित भी, दोनों मिलाकर 2/3 बहुमत कुल सदस्य का, मनोनीत और निर्वाचित का कुल सदस्य का 2/3 बहुमत पारित कर देता है तो फिर वो दूसरे सदन में चला जाता है। और दूसरे सदन में जाता है उसको जांच का सदन कहा जाता है। दूसरे सदन में, जिस सदन में गया तो उस सदन को क्या, जांच का सदन कहा जाता है। और यही जब जांच होता है तो इसको बोलते हैं अर्धन्यायिक प्रक्रिया। तो महाभियोग को क्या कहा जाता है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। जैसे ही दूसरे सदन में फिर से वो जांच का सदन, जिसमें 2/3 कुल सदस्यों का बहुमत, चाहे वो मनोनीत के साथ साथ निर्वाचित दोनों इसमें भाग लेता है, तो दोनों मिलाकर 2/3 कुल सदस्य क्या कर देता है, बहुमत को पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को तत्कालिक प्रभाव से हटा हुआ मान लिया जाता है। ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा शायद आप लोगों का। इसके बाद देखते हैं दूसरा न्यूज़ क्या है। चीन में दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार चलने वाली ट्रेन का ट्रायल सफल हो गया। तो पूरे दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार से चलने वाली ट्रेन कौन बना लिया है, तो चीन, जो कि 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इसका ट्रायल जो किया गया है तियांजिन से आपका बीजिंग के लिए रवाना हुआ था। तो इसका ट्रायल जो किया गया है कहाँ से, तो ये स्थान याद रखना है, तियांजिन से बीजिंग के लिए रवाना हुआ था। तो इसका स्पीड कितना है, 450 किलोमीटर पर घंटा। तो ये ध्यान में रखना है। तो इसके बाद देखते हैं ये पहला दुनिया का कौन बन गया, तो आपका चीन बन गया। आइए दूसरा न्यूज़ देखते हैं। इसमें क्या है कि भारतीय सीमा के पास बांध बनाने की योजना पर चीन ने दी सफाई। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, तिब्बत में भारतीय सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर 137 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमति से की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा
बांध बनाने की अपना योजना क्या कर ली है, तैयार कर ली है। यानी कि जताया है कि ये क्या करेगा, चीन जो कहता है यारलुंग जाम्बे नदी पर बांध के निर्माण बुधवार को मंजूरी दे दी। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये जो यारलुंग जाम्बे नदी है, यारलुंग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को ही, ब्रह्मपुत्र को ही यारलुंग कहा जाता है। जो चीन में उसको यारलुंग बोला जाता है और तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आकर उसको पूरी नाम तरीक़ा से नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये किन 3 देशों से भी ये गुजरता है, तो ये बात ध्यान में रखना है। कितने देशों से? 3 देशों से। एक तो चीन, तिब्बत एक हो गया, दूसरा है भारत और तीसरा है बांग्लादेश। तो ये नदी कहाँ से निकलती है, इसके बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूरी तरीक़ा से देख लेते हैं। इसका डिटेल देख लिए, मैप के द्वारा इसको पूरी तरीक़ा से हम करा दे रहे हैं। देखिए ये निकलता कहाँ है, कैलाश पर्वत यानी कैलाश पहाड़ी से। वहाँ पे एक है मानसरोवर झील, तो मानसरोवर झील से निकलता है। यदि ग्लेशियर की बात करें तो उसका नाम है चोमा युंगडुम ग्लेशियर या मानसरोवर झील या कैलाश पर्वत, ठीक है। और जब ये नदी बहती है तो तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, वही चीन में इसको यारलुंग कहा जाता है। देखिए एक ही नदी का नाम अलग अलग स्थान पे अलग अलग है। तो तिब्बत में इसको सांगपो और चीन में यारलुंग कहा जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करती है तो इस नदी को दिहांग कहा जाता है या फिर यंगयाप, ठीक है, दिहांग या यंगयाप भी कहा जाता है। जब ये बहते हुए और चलती जाती है तो ये असम में जैसे ही ये प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो देखिए तिब्बत में इसको सांगपो, चीन में यारलुंग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र। वहीं यदि बात करें बांग्लादेश में तो जमुना के नाम से जाना जाता है और फिर यह मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो ये पहले हम देश के बारे में जिससे चर्चा की कि कौन कौन सा देश में क्या क्या और किस किस भारत में किस राज्य में क्या नाम है, तो उसके बारे में बताएं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग यंगयाप, असम में ब्रह्मपुत्र, वहीं बांग्लादेश में जमुना, और जब बंगाल की खाड़ी में गिरता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का कौन कौन सा सहायक नदी है। तो देखिए कि आपका दाईं ओर से और बाईं ओर से नदी यदि देखते हैं तो देख लेते हैं, कभी कभी इसमें पूछता है दाईं ओर से इसमें सहायक नदी कौन कौन सा है और बाईं ओर से, तो इसको आप लोग देखिए। तो सुवर्णश्री है, मानस है, तीस्ता है, गंगा। इसके अलावा देखते हैं लोहित, दिबांग, धवंसरी, कपिली, ये सब इसका, और बराक, ये सब इसका कौन सा है, ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। यदि वहीं बात करें ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहा जाता है। जिस प्रकार से बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो असम का शोक किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और असम के पास ही एक द्वीप का निर्माण करता है जिसका नाम है माजुली द्वीप, और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यदि पूरे विश्व का नदी द्वीप की बात करें सबसे बड़ा कौन सा है, तो माजुली द्वीप जो असम के पास बनाता है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में आप देख सकते हैं इसको जमुना के नाम से जानते हैं, और फिर ये गंगा नदी इसमें मिल जाती है। किसमें, यानी ब्रह्मपुत्र में गंगा नदी मिलती है, और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो पद्मा और जमुना जैसे ही मिल जाती है वो आगे चलती रहती है, और फिर ये इसको बराक नदी मिलता है और उसको मेघना के नाम से जाना जाता है, और ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक टापू का निर्माण करता है जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका और अपवाद स्वरूप बहुत सारे फैक्ट है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये कैसा ये अपवाद तंत्र का प्रतिरूप है, तो आपका वृक्षाकार। कभी कभी पूछ लेता है कि गंगा नदी किस प्रकार का अपना क्षेत्र बनाता है, यानी कि अपवाद प्रतिरूप बनाता है, तो वही वृक्षानुमा या फिर उंगलीनुमा बनाता है। तो वही है कि ब्रह्मपुत्र नदी भी वृक्षाकार अपवाद तंत्र के प्रतिरूप का उदाहरण है। और ये ट्रांस हिमालय की नदी, इसको कह सकते हैं ट्रांस हिमालय का नदी, क्योंकि ये जहाँ से निकलती है
वो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय की नदी। ट्रांस हिमालय की नदी आपका ब्रह्मपुत्र है। यही बात करें यंगयाप दर्रा, तो ये प्रवेश करती है जो अरुणाचल प्रदेश में, ये ब्रह्मपुत्र नदी यंगयाप दर्रा दर्रे से होकर ही ये प्रवेश करती है कहाँ पर, भारत में। तो कभी पूछ लेता है ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो यंगयाप दर्रा से होकर प्रवेश करती है। और मानस नेशनल पार्क जो असम में है, जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। ये एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये गेंडा परियोजना, ये भारत सरकार की एक गेंडा परियोजना का केंद्र भी बनाया गया है, किसको, असम को। तो आप लोग देख लीजिए पूरा तरीका से ये पूरा टॉपिक। इसके बाद और दूसरा देखते हैं। मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब का ये घोषणा किया है कि भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने इसकी मानद क्रिकेट सदस्य स्वीकार कर ली है, जो कि एमसीसी के स्थान पर यह स्थापना 1938 में हुई थी और इसमें ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने खेल क्लब में से एक है। तो जान सकते हैं, इसका नाम याद रखिएगा। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की एमसीसी ने घोषणा की है कि भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने इसकी मानद क्रिकेट सदस्य स्वीकार कर ली है। तो किसका किया है, तो मेलबॉर्न का किया है। किसने, सचिन तेंदुलकर ने। इसके बाद आगे का न्यूज है आपका, देखिए कि बीते एक दशक के दौरान 10 गुना बढ़ा भारत का निर्यात केला। जैसे देखिए भारत का केला का सबसे ज़्यादा इसमें निर्यात 10 गुना बढ़ा है, यानी कि विदेशों में भारतीय फलों का मांग तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें से कि ये केवल केला ही नहीं, इसके बावजूद चावल, केला, कॉफ़ी, चाय, मसाले और अन्य भारतीय सब्जी का भी दुनिया भर में भारी मांग है। इसका मतलब है अच्छे क्वालिटी की जो उत्पाद हैं अपने भारत देश के, इसको जीआई टैग मिलने के कारण भी ये पूरे विश्व में क्या मिल रहा है, इसको ज़्यादा मांग इसका बढ़ते जा रहा है। तो आइए और देखते हैं इसमें आपका कि दुनिया भर में सबसे बड़ा यदि बात करें उत्पादक देश कौन है, तो अपना भारत देश है। यानी केले उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो अपना भारत देश है। और भारत में भी देखें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन में कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है केला उत्पादन में सबसे ज़्यादा। वहीं बिहार की यदि बात करें तो मधुबनी जिला है प्रथम स्थान में। बिहार के यदि बात करें कि मधुबनी जिला क्या है आपका, केला उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। दुनिया भर में केला उत्पादन में भारत प्रथम स्थान में। भारत में राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र है, और बिहार में यदि बात करें जिले की बात तो मधुबनी है प्रथम स्थान पे। वहीं जिला अनुसंधान केंद्र की बात करें तो तिरुचिपल्ली आपका तमिलनाडु में है। तिरुचिपल्ली कहाँ है, तमिलनाडु में आपका केला अनुसंधान केंद्र है। इसके बाद देखते हैं आपका उम्मीदें, देखिए क्या है 2025 का ये है ना। तो ब्राज़ील में COP30 की बैठक, जिसमें पर्यावरण अनुकूल पृथ्वी पर मंथन होगा, यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में तेज़ी से काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ये बैठक जो हो रहा है उसमें कार्बन उत्सर्जित को कम करने की बात कही जा रही है। कारण कि यदि कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं किया जाए तो इससे क्या हो सकता है, अभी देख रहे हैं कि ग्लेशियर ज़्यादा मात्रा में पिघल रहा है। इसके अलावा यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये सबको क्या कंट्रोल करने के लिए सभी बैठक कर रहे हैं, और सब कहता है अपना अपना सब लक्ष्य रखा है। तो भारत भी अपना लक्ष्य रखा है कि कार्बन शून्य करने का लक्ष्य 2070 तक रखा है। तो याद रखना है कि भारत का लक्ष्य कब तक है, तो कार्बन जीरो करने का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। वहीं भिन्न भिन्न देश अपना अलग अलग रखा है। जैसे कि यदि भारत में भी यदि बात करें तो अलग अलग राज्य अपना अपना अलग तरीके से रखा है। तो महाराष्ट्र जो कि 2050 तक रखा है कि 2050 तक हम क्या कर लेंगे, कार्बन जीरो अपने राज्य का कर लेंगे। इसमें कार्बन जीरो करने का मतलब क्या है कि वो जिस क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि कार्बन उत्पादन नहीं करेगा, जितना उत्पाद करेगा उतना उसका क्या हो जाएगा, अवशोषण भी हो जाएगा। अवशोषण करने का मतलब है यदि कार्बन यदि हो रहा है तो उतना पेड़ भी है जिसके कारण से बैलेंस बना हो, उससे ज़्यादा अब नहीं हो। अब जैसे कि कोयला जला रहा है, जीवाश्म ईंधन जला रहा है, उसके स्थान पर उससे जो ईंधन प्राप्त हो रहा है उससे अब उसका कम उपयोग करें। उसके स्थान पे जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करें, पवन चक्की का उपयोग करें,
जल से विद्युत उत्पन्न करें। तो ये सारे चीज़ों का उपयोग करके कार्बन जीरो को किया जा सकता है। तो इसके अलावा और देखते हैं दूसरा न्यूज़ क्या है। एक नए साल में लगेंगे चार ग्रहण, यानी कि एक नया साल में कितने ग्रहण लगने वाला है? 4, जो कि भारत में केवल एक ही दिखाई देगा। भारत में एक दिखाई देगा, और इसमें भी यदि देखा जाए तो 2 क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा और 2 चंद्र ग्रहण लगेगा, और भारत में एक ही दिखाई देगा। अब देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो दोनों कैसे लगता है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। सूर्य ग्रहण कैसे लगेगा और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण जब लगता है, इसका मतलब है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य को कौन ढक लिया? चंद्रमा ढक लिया, जिसके कारण से पृथ्वी पर छाया पड़ने लगा। तो इसके कारण से बोलते हैं सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। और पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो उसी टाइम में कोरोना दिखाई देगा। इसके बारे में हम सबसे पहले वीडियो में ही बात की है कि सूर्य का पूरा स्ट्रक्चर बताएं, तो उसको आप लोग देख लीजिए यदि जो नहीं देखें। तो चंद्र ग्रहण कैसे लगेगा? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो आपका वो चंद्र ग्रहण लगेगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण, और सूर्य और पृथ्वी के बीच आपका चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा, और सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा। तो ये आज का पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। तो आप लोग इसका यदि PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ब्रेन बूस्टर ISPCS के नाम से एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहता है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।